मुश्किल हो हाल है। जाता है। अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। खसूसी मेहमान अरसलान ताज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान के जो है वो जानिसार साथी हैं, साबका मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं, 2018 से 2023 तक मेंबर हैं कोर कमेटी के, पीटीआई के, और आवाज हक बुलंद करने में किसी से पीछे नहीं है। और आज हम उनको खुशामदीद कहते हुए उनसे वो बातें जानेंगे जो किसी को आज तक पता अगर है तो वो पब्लिकली आके बोलता नहीं है। तो मैं खुशामदीद कहता हूं अरसलान ताज साहब को, और शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत कम लोग हैं जिनमें इतनी जुर्रत है कि वो सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आदिल राजा के साथ बैठ के बात कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच अरसलान भाई फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जिस तरह हम गुजार रहे हैं आप भी गुजार रहे हैं, पूरा पाकिस्तान गुजार रहा है। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, यही दुआ है। आमीन आमीन। अरसलान ताज भाई, आपका जो एक कराची की सियासत की नब्ज के ऊपर आपकी जो नजर है, आपका हाथ है, और कराची की सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करती है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हाल ही में कराची के अंदर हमने देखा कि वो लोग जो पीटीआई छोड़ के भाग गए थे, या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बड़े वाजे तौर के ऊपर जो है वो अब साथ शामिल हैं, जिन्होंने जाके वो अलीम खान वाली पार्टी ज्वाइन कर ली थी, अब तो उसका नाम भी भूल गया, आईपीपी। और वहां पे वो जलील हुए और फिर दोबारा जबरदस्ती उन्होंने घुसने की मुतअद्दिद बार पीटीआई के अंदर कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने बराह रास्त अपनी नजरबंदी से पहले, जो अब भी है नजरबंद, उन्हें कह दिया कि मुझे इन लोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोटे अब विजिबली आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स के ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो नहीं चल रहे, जो पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया था ताकि वो अंदर से जड़ें काट सकें। जब भी कोई पब्लिक मूवमेंट शुरू होनी होती है उससे पहले वो अपने ही लोगों को पकड़वाते हैं, उठाते हैं, ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन हाल में जो हमने देखा उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमें नजर आया कि ये मखसूस ग्रुप जो जिनको हम जिक्र कर रहे हैं लोटों का या टर्न कोर्ट्स का, इन्होंने जाके जीडीए के अंदर शमूलियत की कोशिश की, इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की कोशिश की, अब ये जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर भी जाके कोशिश कर रहे हैं मिलने की। लेकिन हर तरफ से इनको इनकार ही हो रहा है। उनके अंदर वाजे नाम है, मौलवी महमूद साहब के, कराची के ही हैं, अली जैदी साहब का नाम है, कराची के ही हैं, फवाद चौधरी इसमें जो है वो जेलम से, इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, असद उमर का भी यहाँ पे नाम लिया जाता है। बहुत से लोग हैं, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, अब्बास जाफरी, शहजाद वसीम, बैरिस्टर सैफ और इमरान इस्माइल, आमिर महमूद कियानी साहब वगैरह भी शामिल हुए हुए हैं, यहाँ पे आके नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये अपने आप को पीटीआई का कहते तो है, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो बड़ी मशकूक है एक तरफ, और दूसरी तरफ पीटीआई को कामयाबी से कंट्रोल करने का काम भी पीटीआई के अंदर से करवाया जा रहा है। आपके पास क्या इंसाइट है सर? ये क्या कहानी चल रही है? इसको जरा डी कोड तो करें आवाम के लिए अरसलान ताज साहब। जी, जो कुछ पिछले 4 साल में मैं कहूँ किया गया इस कौम के साथ, अब किसी को मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगी समझने में कि ये क्या पैंतरे हैं, ये कौन से गेम है सर्कस के जो बार बार रिपीट होते हैं, और ये वही सर्कस दोबारा लगाया जा रहा है। और इस बार जो है वो माहौल कराची पे रख के घुमाया जा रहा है कि जी कराची के लिए कोई बहुत बड़ी कोई बेहतरी होने वाली है, कराची के अवाम की जो है वो जिंदगी आसान होने वाली है, और कराची के लिए बेहतरी की वजह से जो है हम सब ये कुछ करने पे तैयार हो गए हैं। तो ये फजूल किस्म की एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, जैसे अवाम जो है वो बेवकूफ हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता कि ये सारे जो है मिलके साथ बैठ गए हैं और ये किसके कहने पे पहले बैठे हैं। पहले ये आईपीपी में चले जाते हैं, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आईपीपी में चले जाते हैं, फिर आईपीपी छोड़ देते हैं, फिर एक नया ड्रामा रचा लेते हैं, अभी एक नया ड्रामा। ये सारे इनके पैतरे पुराने हो गए, वही पुरानी स्क्रिप्ट है। ये पहले जो है आपने देखा वो पीएसपी बनी थी,
जिस तरह आईपीपी बनी उस तरह पीएसपी बनी थी, फिर पीएसपी के अंदर लोग डाले गए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, तो सेम मॉडल वही था। अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा कि पीएसपी पिट गई थी, बुरी तरह पिट गई थी, वो मॉडल पिट गया था, लेकिन अभी भी ये बज़द हैं कि हमें वही मॉडल, पिटा हुआ मॉडल दोबारा लेके, और इनमें से महमूद मौलवी साहब जो, मुझे तो बताओ, मुझे बहुत शदीद सदमा हुआ है, एक बात का सदमा हुआ है मुझे जब से मैंने ये विजुअल्स देखे हैं कि महमूद मौलवी वो आदमी है जिसने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के बाद, और सारा इल्जाम जो नैरेटिव था एस्टेब्लिशमेंट का वो इमरान खान के कंधों पे डाल दिया, पूरा सारा 9 मई का ड्रामा सब इमरान खान पे डाल दिया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला आदमी महमूद मौलवी था। चले जी, वो तो चले, ठीक है। फिर ये आईपीपी इसने ज्वाइन की, ये सिंध का सदर रहा, इलेक्शन लड़ा 2024 का, पीटीआई के मुखालिफ, पीटीआई खड़ी हुई थी तो ये सामने खड़ा था तो मुखालफत ही हुई ना। फिर इसने पीटीआई के लोगों को तोड़ के, पैसे दे के उनको शमूलियत कराई, फिर इसने आईपीपी छोड़ी, और जो सबसे अहम बात है, ये वो आदमी है जो डिफेंड करता रहा इद्दत के मुकदमे में सजा को, टीवी पे बैठ के इमरान खान के ऊपर इद्दत के मुकदमे में जो घटिया मुकदमा बना, उसमें जो सजा हुई, ये आदमी उसको डिफेंड करता रहा। तोशा खाना में इमरान खान पे सजा को डिफेंड करता रहा। इमरान खान पे जितने मुकदमात हुए, जितने सजाएं मिली जाली मुकदमात में, सब पे इसने उन सजाओं को डिफेंड किया। चले, ये भी हो गया। लेकिन फवाद चौधरी साहब, मेरे प्यारे भाई, हमारी बड़ी अच्छी एक इज्जत का रिश्ता रहा, अदब का रिश्ता रहा, और मैं वाकईतन ये समझता था कि फवाद चौधरी साहब जो है वो सियासी तौर पे एक ब्रिलियंट शख्सियत है, जो सियासत को बड़ा अच्छा समझते हैं, नैरेटिव को बड़ा अच्छा समझते हैं, और खान साहब भी इस चीज को कई बार मानते थे कि फवाद नैरेटिव बिल्डिंग में बाकी चीजें भी सियासत को समझते हैं। लेकिन जो महमूद मौलवी की मैंने कहानी आपके सामने रखी, क्या फवाद चौधरी को इसका पता नहीं है? फवाद चौधरी जैसा शख्स महमूद मौलवी की साइडों की कुर्सियों में बैठ के महमूद मौलवी की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा रहे हैं। आप देखें इसमें ये बैठे, और पहली भी नहीं दूसरी नशिस्त पे बैठे। मतलब फवाद चौधरी, आपको क्या हो गया यार? मतलब मैं हैरान हो गया हूं, सदमे में हूं। फिर आप देखें इस तस्वीर में कि डॉक्टर वसीम शहजाद, ये सेनेट में हमने इनको बनाया अपोजिशन लीडर, उससे पहले लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट, अपर हाउस, वो महमूद मौलवी की क़यादत में बैठे हुए। साबिक गवर्नर पूरे सिंध के, वो महमूद मौलवी की क़यादत में बैठे हुए। फिर फेडरल मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर, रुकने से, मतलब महमूद मौलवी वो आदमी है जो अपनी गली मोहल्ले की नेबरहुड कम्युनिटी के इलेक्शन होते हैं ना, ये उसमें भी तीसरे नंबर पर आए, इलेक्शन लड़े तो। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये महमूद मौलवी की क़यादत में ये सब कुछ करने पे मजबूर है? वजह सादी सी है कि बड़े साहब का हुक्म है, तो बड़े साहब के हुक्म पे तो चलना पड़ता है। अब बड़े साहब का हुक्म होगा तो महमूद मौलवी क्या, वो पिंकी के पीछे भी चलेंगे, फिर शिंगी के पीछे भी चलेंगे, फिर पता नहीं किस किस के पीछे पे चलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े साहब का तो हुक्म इनके लिए बहुत मोतबर है। तो बड़े साहब के हुक्म पे इतना सब कुछ 3-4 साल से चल रहा है, तो ये भी सही, महमूद मौलवी भी सही, क्या फर्क पड़ रहा है? तो मुझे लेकिन सदमा बहुत है इस चीज का। अस्लाम भाई, लेकिन जो महमूद मौलवी वगैरह तो जो है ये तो लोटे के लाते हैं, और पूरा पाकिस्तान फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, लेकिन लोटा जो है ना, फिर भी लोटा वर्ड जो है फिर भी इस्तेमाल होता है सियासतदानों के लिए। ये लोटे नहीं कहलाते, इसको मोतबर जबान में ब्रोकर कहते हैं, ब्रोकर। और हमारे कराची की जबान में इसको मजीद कुछ और कहते हैं, जो मैं यहाँ पे आपके सामने भी बता नहीं सकता, बड़ी शर्मिंदगी होगी बताते हुए। हमारे यहाँ तो किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं है, लेकिन बहरहाल चले आगे चलते हैं, मजीद बात भी करते हैं। लेकिन आपने पीएसपी की दरमियान में बात की, बड़े इंटरेस्टिंग एक बातचीत है पीएसपी की। मुस्तफा कमाल को फौज ने लॉन्च किया, और अब मुस्तफा कमाल जो है वो कराची के अंदर कलदम तंजीमों के साथ फिरता हुआ सिर्फ नजर आता है, और उनके साथ आईएसआई का ब्रोकर इस वक्त अगर कहा जाए, कलदम तंजीमों के लिए आईएसआई का ब्रोकर का किरदार वो अदा करता हुआ नजर आता है। मिनिस्ट्री तो उसको मिल गई है इसी चक्कर के अंदर। लेकिन पीएसपी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस या कलदम तंजीमों का भी जो पूरा नेक्सस है,
ये भी तो कराची से चल रहा है, पैसा तो पूरे पाकिस्तान का कराची से आ रहा है, और कराची को जाहिर बात है हर कोई नचोड़ रहा है। तो एक तरफ तो पीएसपी को प्लीज जरा पहले इसके ऊपर भी अपनी मजीद राय का इनसाइट इंफॉर्मेशन हमें दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है, ये जो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस और कलदम तंजीमों का जो नेक्सस है, जिसको जाहिर बात है कि बड़े साहब ही चलाते हैं, और वो अब मुस्तफा कमाल साहब उनके साथ बैठे हुए नजर आते हैं। एक तो ये लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बात कर लें, फिर इससे जुड़ी हुई जो मुख्तलिफ बातचीत है उसके ऊपर भी चलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये जो प्रोजेक्ट मुस्तफा कमाल जो फेल हो चुका है, बार बार फेल हुआ, इसको अगर आप पहले जब ये लॉन्च हुआ तो उसमें देखें कि सेम वही कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एयरपोर्ट पे लोग आए, उनको छुड़वाया। अभी भी ये हो रहा है वैसे पीटीआई में, यही लोग पीटीआई के कारकुनों को, रहनुमाओं को गिरफ्तार करवाते हैं, फिर इन्हीं के घर वालों के पास जाते हैं, फोन कॉल करते हैं कि हम आपके बच्चे को, बेटे को, जिसको भी है वो छुड़वा के लेके आएंगे, और उससे फिर बातचीत करके उसको अपने साथ मिला देने की कोशिश करते हैं। मुस्तफा कमाल ने भी ये किया था। ये जो आपका मुद्दा है जो आप उठा रहे हैं कलदम तंजीमों वाला, कराची में एक सियासी लबादा ओढ़े पूरा एक तबका है जो हर दौर में गोल 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 घूमता है। कभी वो चला जाता है अमन कमेटी के अंदर लियारी की, कभी वो एएनपी में चला जाता है, कभी वो सुन्नी तहरीक में चला जाता है, कभी वो दीगर तंजीमों में चला जाता है, औरंगजेब फारूकी की तंजीम में चला जाता है, कभी कोई दूसरी जो मसलक की बुनियाद पे तंजीम उनमें चला जाता है, फिर कभी वो पीएसपी में आता है। ये एक तबका है जिसका काम इंतशार फैलाना, क्रिमिनल लोग हैं, भत्ताखोरी है बहुत इसके अंदर जो है ना, वो एक जितने भी क्राइम करने वाला पूरा जो नेटवर्क है, वो ये आहिस्ता आहिस्ता करके, जब भी बड़े साहब कहते हैं, ये गोल गोल घूम के ये लोग जो है वो पार्टियां चेंज करते हुए जाते रहते हैं। किसी जमाने में फंक्शनल लीग में गए, कुछ लोग हमारे पास भी पीटीआई में आना चाहिए, लेकिन पीटीआई के अंदर फिल्टर इतना ज्यादा था, फिल्टर ऐसे कि क्योंकि आम लोग थे और हम सताए हुए थे खुद, तो हम ऐसी शक्लें देख के कहते थे भाई माफ करो यार, ये किस तरह के लोगों को तुम हमारे पास लेके आ रहे हो। जैसे कि मुस्तफा कमाल की फैसल वाडा ने कोशिश की खान साहब से जब कराची आए तो मुलाकात हो जाए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, बड़े, फिर इमरान इस्माइल भी किए, जी इसको पार्टी में लेना है मुस्तफा कमाल को। ये 2018 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2017 के दिसंबर या नवंबर की, जी, कि मुस्तफा कमाल को साथ इल्हाक करना है, वो हमारी पार्टी में जम हो जाएगा और सारे लोग हमारी पार्टी में ले आएगा। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम को मुकाबला करने वाले लड़के इसके पास हैं, और वो लड़के हमारे पास आ जाएंगे। अब आपको पता है वो लड़के क्या थे, वो चोर डकैत टारगेट किलर टाइप जो है वो वही थे सारे लड़के, और वही आज भी हैं। और इसकी आप सामने तस्वीर देखेंगे सिंध असेंबली में, पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं, सिंध असेंबली में एमक्यूएम के इस वक्त 2 धड़े बने हुए प्रॉपर ओपनली, और जो पीएसपी वाला धड़ा है जिसमें गुंडा मवाली सब कुछ शामिल है, वो जाके एमक्यूएम का जो बन गई, जो फिल्टर आउट होके मौजूदा सूरत हाल है एमक्यूएम की जी, उसको जाके धमकियां देते हैं, प्रॉपरली धमकियां देते हैं। ऑपोजिशन लीडर जो इस वक्त बनाया हुआ है इन्होंने एमक्यूएम का, अली खुर्शीदी, जो कि बड़ा नफीस टाइप है, माड़ी बच्ची सलाम दुआ रही, अच्छा दिखने में, वैसे करेक्टर देखा अच्छा शख्सियत का हामिल है, उसको धमकियां लगाते हैं। फिर उनका एमएनए जो मुस्तफा कमाल के साथ ज्वाइन किया शराब गोट से, इकबाल महसूद, वो दफ्तर में जाके अपने एमपीए को बंदूक की नोक पे धमकियां लगाता है। तो इस तरह का तो टोला मुस्तफा कमाल के साथ इन्होंने भर्ती किया हुआ है, और वो शायद इनके, जब मैं सोचता हूँ यार इन्होंने क्यों किया हुआ है, टोला क्यों जमा कर, शायद इनके जहन में यह है कि कभी हमें जरूरत पड़ेगी कराची में वही दौर वापस लाने की, तो हम इस तरह से लेके आएंगे। वरना आप सोचें कि इस तरह के लोगों को सियासी लिबादा ओढ़ के पार्टियों के अंदर रखने का मकसद क्या है? फिर क्या मकसद है इसका? कराची में खून रेजी दोबारा से कभी अगर जरूरत पड़े तो ये वाला भी कार्ड इस्तेमाल किया जा सके। तो ये भी एक इनकी बहुत सारे पिटे हुए प्रोजेक्ट्स में से ये भी प्रोजेक्ट है, और मुस्तफा कमाल इसको बिल्कुल हाथ रखते हैं। और आप देखेंगे जितने भी इस तरह के काले पीले नीले पपलू टपलू टाइप कैरेक्टर हैं, वो मुस्तफा कमाल के आगे पीछे घूम रहे होंगे आजकल कराची में। एक जरा
मुश्किल शायद सवाल आपके लिए हो अरसलान ताज, क्योंकि आप पीटीआई की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, लेकिन पीटीआई में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनका भी बराह रास्त ताल्लुक है। मैं आपको नाम लेके मुश्किल में नहीं डालूंगा, मैं तो लेता रहता हूं, लेकिन मैं नहीं आपको मुश्किल के अंदर डालना चाहता, लेकिन आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये आउटगोइंग सेक्टर कमांडर सिंध है, बड़े 3 साल से वहां पे बैठा हुआ है, मैं इसको जानता हूँ, 98 लॉन्ग कोर्स का, ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी। ये इस वक्त जो आपके पीटीआई के कर्ता धर्ता हैं, जो ऑफिशियली आपकी जो बैठे हुए हैं, जिनको ओहदे दिए गए हैं, वो लोग इनसे मुलाकातें करके इनसे इनके ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो पीटीआई को चला रहे हैं। और इसलिए कराची जो कि पूरा पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल करता है, वहां से कोई तहरीक को चलने सुराब गोट से आगे दिया नहीं जाता, और जो चलाता है उसको उठवा लिया जाता है अंदर से ही। तो ये इनका किरदार, जो आईएसआई का किरदार है पीटीआई को कंट्रोल करने में, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, कराची के अंदर तोड़ने में, गैर मौसर करने में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अब मैंने जैसे पहले शुरू में इब्तिदाई में बताया कि पाकिस्तानी अवाम को अब बेवकूफ बनाना अब बहुत मुश्किल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आसानी से बना लेंगे पाकिस्तानी। सबको सब पता है, सबके सामने सब कुछ है, सबको पता है कि कोई क्यों नहीं उठ जाता, किसी के ऊपर बार बार मुकदमे क्यों जाते हैं, किसी पे एक भी नहीं होता, ठीक है, सबको सब पता है। लेकिन आपका जो कराची के हवाले से मखसूस ये सवाल है कि कराची क्योंकि मेन है, कराची वो शहर है, जब खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो 10 अप्रैल को जो पूरी आज भी 5 साल बाद भी 4 साल बाद भी जो तराना वीडियो चलती है वो कराची की है। वो कराची में मिलेनियम मॉल का मुकाम है, सबसे पहले वहां स्टार्ट हुआ। फिर खान साहब ने भी बताया बार बार कि मैंने जब विजुअल्स देखे, मेरी बेगम ने मुझे विजुअल्स दिखाए कि आपके पीछे लोग खड़े हो गए हैं और आप देखें तो वो कराची था। और कराची एक डिफरेंट वाइब वाला शहर है, डिफरेंट। लेकिन कराची में इस तरह से इन्होंने हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग बिठाए जो पहले भी थे, और कराची के साथ जैसे हमेशा इस तरह गेम किया गया है कि दोनों टीमें इनकी और दोनों आपस में लड़ती हुई नजर आएंगी हमेशा आपको, लेकिन पीछे से साहब एक हैं। और माजी में भी गवर्नर और जो फेडरल मिनिस्टर हमारे रहे वो यही था कि दोनों के पीछे बॉसेस एक थे, लेकिन धड़ा पार्टी के अंदर बना के रखा ताकि पार्टी ग्रो ना कर सके। अभी भी वही मॉडल है कि दोनों टाइप एक ही साइड लग रही है सबको। लेकिन इसमें जहां तक बात है कि क्या हो सकता है, देखिए हालात तो मुश्किल है, जो कुछ पार्टी गुजरी है, आप देखें कि हमारी पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इसको टैकल करने के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि अगर आप कहें कि यार पार्टी हमारी 100% डिलीवर करे, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती राय साहब, ये बड़ा मुश्किल है। अभी आलमगीर खान जो है तकरीबन 1.5 महीना हो गया वो जेल में है, आलमगीर। और वो क्यों जेल में है? क्योंकि वो पेट्रोल में कीमतें बढ़ने के खिलाफ मुजाहरा कर रहा था, वो किसी अफसर का नाम नहीं ले रहा था, कीमतें बढ़ने पे, और उसको जेल में डाला हुआ है। हर पेशी पे उसकी नया मुकदमा आ जाता है और जज छुट्टी पे चला जाता है, तो सारा कुछ चल रहा है। तो कराची खास तौर पे जब सुहेल आफरीदी आए हैं कराची में, जो वेलकम किया कराची ने सुहेल, उसके बाद से तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कराची को डिसमेंटल करने में। और कराची में अभी भी जो पुराने वारदाती हमारे बीच में थे, जिनका खान साहब को भरपूर जिक्र था, चाहे कोई मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, सब हो, उन्होंने कोशिश करके लोगों को व्हाट्सएप के जाली मैसेज दिखा के, देखो जी खान साहब ने हमें मैसेज दिया था तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोगों को पागल बना के। तो भाई तुम्हें खान साहब ने टर्मिनेट किया था लेटर करके, मुंह जबानी नहीं, तुम्हें लेटर में टर्मिनेट किया हुआ है। और खान साहब 9 मई से बाद 3 महीने बाहर थे भाई, अगस्त में उनको जेल में डाला है। तो बीच में जो 3 महीने थे तो खान साहब ने तुम्हारी एक बार को तारीफ करके तुम्हें बुला के वो तुम्हारी थपथपी क्यों नहीं की? खान साहब को पहले से पता था तुम लोग दो नंबर हो, तुम दोनों साइडों पे खेल रहे हो। बाजवा के पास जाके ये कहते थे कि बाजवा कहता है कि बाकी सब तो जाली हैं, अली तुम सिर्फ सबसे अच्छे हो। तो इस तरह की जब तुम बातें करते थे तो सारी बातें तो खान साहब को पहले से पता थी। खान साहब ने तुम्हारे पीछे सारे बंदे बिठाए हुए थे जो सारी खान साहब को रिपोर्टें देते थे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाकी मैं हकीकत में
ये समझते हैं कि इमरान खान जो है अगर बहुत ज्यादा नरम रवैया रखता है, बड़ी लोगों की दरगुजर की उसकी आदत है, छोड़ देता है, तो इसका मतलब कि वो बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं था, उसके पास सारी रिपोर्टें थी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कराची पे वापस ये अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोकल गवर्नमेंट का चूरन बेच के कराची में इस पैकेज में एक फ्लेवर लाके, असल पैकेज क्या है? असल तो अमेंडमेंट है वो 2 साल की जो मुद्दत है वो हटाना, क्योंकि उसके होते हुए कोई सदर वजीर आजम कुछ भी नहीं बन सकता। तो असल तो टारगेट अमेंडमेंट का वो है। अच्छा, उसके अंदर भी एक फर्दर अमेंडमेंट है कि जी मौजूदा सर्विस में होते हुए इलेक्शन कैसे लड़ना है, क्योंकि उस इलेक्शन के लिए तो पहले रिटायर होना पड़ता है। तो वो एक कलीदी अमेंडमेंट है कि सर्विस में रहते हुए और वो 2 साल का गैप भी ना आए। तो ये 2 अमेंडमेंट्स हैं मेरी नजर में जो मेन है। बाकी तो सानवी है, बाकी तो बस वो साइड कैरेक्टर्स हैं कि बल्दियाती इदारों को कर देंगे, फिर सूबे की। इसमें एक और कहानी है, इसमें एक और कहानी है ग्रीन पाकिस्तान की। और ग्रीन पाकिस्तान जो है वो सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो एक अवामी तहरीक बन चुकी और सिंध में वो इनका इम्प्लीमेंट होना मुश्किल हो गया। अब इनकी कोशिश है पीपल्स पार्टी को 2 चीजों पे तोड़ने की। एक कि जरदारी साहब खुद से घर चले जाएं, दूसरा ग्रीन पाकिस्तान पे लचक हो और ग्रीन पाकिस्तान इम्प्लीमेंट सिंध में करवाया जाए। अच्छा, मेरी नजर में जरदारी साहब तो घर जा रहे हैं और वो चले जाएंगे, वो तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। ये सारा मेयर शेयर ये सारी कहानी है। असल में जरदारी साहब को घर भेजना है, वो जरदारी साहब चले जाएंगे, इवेंचुअली चले जाएंगे। अब वो बीच में क्या होता है वो, लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये नहीं कर पाएंगे, वो है ग्रीन पाकिस्तान। वो इनसे नहीं हो पाएगा। जमीनों पे कब्जा, और उसमें सिंध की जमीनों पे कब्जा। जी जी जी, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा था सिंध की जमीनों पे कब्जा करना जो है वो ग्रीन पाकिस्तान का असल मकसद है। जी, ग्रीन पाकिस्तान जो है वो सिंध में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ना। वो कनालों वाला पूरा, जो कनालें शिफ्ट करके फिर वो लोग चोलिस्तान की तरफ पानी लेके जाना है, तो वो तो आपको पता है बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है सिंध के लिए। और सिंध के हारी जो हैं वो बिल्कुल भी इसको अप्रूव नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी चाहे भी, पीपल्स पार्टी के लिए डेथ वारंट है सिंध के अंदर। अगर इन्होंने ये परमिशन दी, ये काम करवाया, ये इनसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता इनसे, ये इम्पॉसिबल है इनके लिए। अरसलान ताज साहब, जो आपने बात की उसका खुलासा अगर निकाला जाए तो वो ये है कि 28वीं तरमीम जो करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे भी ये समझते हैं कि 28वीं तरमीम का मतलब होगा कि पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान को जिस तरह 1970 और 71 में तोड़ा गया था, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान दोबारा से टूट जाएगा। ये पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी कहती है। और मंगल के रोज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जब इस्लामाबाद इमरान खान से अडियाला जेल मिलने गए तो उनको रोक लिया गया और उन्होंने सवाल पूछा मोहसिन नकवी ने, जिस पुलिस को भेजा था आसिम मुनीर के साले से, कि क्या तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो? ये सवाल तोड़ना चाह रहे हो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, रोक रहे हो 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हो। बोलो रास्ता तोड़ना चाह रहे हो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, रोक रहे हो 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हो। बोलो रास्ता तो अरसलान ताज साहब, आखिरी सवाल आपसे भी यही है कि क्या पाकिस्तान का फौजी हुक्मरान पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहा है याया खान की तरह? इस वक्त जो हालात हैं, जो सुहेल आफरीदी ने सवाल पूछा है कल, क्या ये सवाल बनता नहीं है? क्या ये 28वीं तरमीम करके और एक पूरे के पूरे सूबे को, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को
कैपिटल सिटी के अंदर आने से रोक के, और ये मुसलसल एक सीरीज चल रही है। पीटीआई को जो साजिशें हमने डिस्कस की हैं, तोड़ने की कोशिशें करके, क्या ये पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं? क्या ये 1970 वाला दोबारा हालात बन गए हैं? क्या दोबारा से ये सानिया सकूत ढाका की तरफ जो है जिस तरह हुआ था उस तरह हो सकता है? क्या ये तोड़ना चाहते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, केपीके की सूरताल तो काफी अरसे से आपके सामने है, बलूचिस्तान की भी है। अगर ये कनाल वाला सिस्टम ये सिंध में आया ना, तो ये फिर इनसे संभलेगा नहीं। ये इसको कोई भी इसको इतना इजी ना समझे, और ये इतना इजी नहीं है, इनको भी पता है, वरना ये उस वक्त कर चुके होते। इनको रोकना पड़ा क्योंकि वो एक मूवमेंट बन चुकी थी। इसके साथ साथ जो 28वीं तरमीम में ये लोग काम करने जा रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहा है, मेरे पास कोई इनसाइट नहीं है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि एनएफसी को टच करने जा रहे हैं। और जो मुझे लगा है गवर्नर को और सीएम को साथ बैठे हुए देख के, जो मुझे फर्स्ट जो मैंने परसीव किया वो ये किया कि ये जो सूबे की खुद मुख्तारी वाला मामला है, ये इस पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो ऑब्वियसली एक पेज पे आएगी, सूबे की खुद मुख्तारी वाले मामले पे, एनएफसी पे। और ये काम नहीं हो सकेगा, ये काम बिगड़ जाएगा। जहां तक आपको सवाल है कि क्या ये मुल्क तोड़ने की साजिश है, तो मुल्क तो अब जिन्ना का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान तो टूट चुका है। हमारे पास तो भुट्टो का पाकिस्तान है और अयूब खान का पाकिस्तान है। ये तो वो वाला पाकिस्तान है जो पाकिस्तान मादिर वजूद में आया था, जिसके लिए मेरे आबाओ अजदाद ने, आपके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी थी। वो ट्रेनों में खून भरी ट्रेनें आई थी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तो टूट चुका 1971 में। अभी बचा कुचा पाकिस्तान है हमारा। अब इस बचा कुचा पाकिस्तान को भी इनको, जिसको उस वक्त परवाह नहीं हुई पाकिस्तान को बचाने की, और उसने अपनी इख्तदार की खातिर पाकिस्तान, उस वक्त जिन्ना का पाकिस्तान, इकबाल का पाकिस्तान तोड़ने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको आज कौन सा फर्क पड़ना है? सोच तो एक ही है, मेंटेलिटी तो वही है। वही जो सिपाही मूवमेंट के गद्दार थे, सिपाही मूवमेंट के गद्दार जो थे, वही आज भी हैं। और वो वही सोच तो वही है कि फुल कंट्रोल, अपना कंट्रोल, ये एहतसाब हो, कुछ भी हो, ये सब बातें हैं, ये सब फजूल है। क्या जो गंदुम स्कैंडल हुआ तब नहीं पता, जब मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर था, वो काकड़ कुकड़ी जो है, जो वजीर आजम बनाया, उसके नीचे गवर्नमेंट के अंदर कितने अरबों, इतने $1 बिलियन की हमने गंदुम मंगवाई थी, जिस वक्त पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी थी। हमारे पास डॉलर नहीं थे, लेकिन $1 अरब की इन्होंने गंदुम मंगवाई थी उस टाइम। तो इनको थोड़ी फर्क पड़ता है इसका, करप्शन कुछ ही नहीं। करप्शन होती है जरदारी को सदर बनवाते दूसरी बार। करप्शन का होता तो ये शहबाज शरीफ को, जिसके इतने सारे केसेस चल रहे थे, उसको केसेस खत्म करवा के वजीर आजम बनवाते। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इख्तिदार। और एक मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपने शर्जील मेमन का जिक्र किया कि वो भी करप्शन में जुमरे में शायद कहीं फंसेगा। बिल्कुल नहीं फंसेगा, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। शर्जील मेमन इस वक्त करता धरता है सिंध में बड़े साहब का, और तमाम मंसूबे जो ट्रांसपोर्टेशन के, ऑब्वियसली आपको पता है सबसे बड़े मंसूबे ट्रांसपोर्टेशन के हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तंजीम FWO के हवाले हैं। और वहां से सारा मामला शर्जील मेमन के जरिए चल रहा है। और मुर्तजा वहाब के हवाले से मैं ये बताऊं आपको कि सुनने में आया है कि शायद उनकी कंटोनमेंट, क्योंकि कराची में 6 से 7 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, उसके हवाले से उनकी कोई वहां पे अनबन चल रही है, जिसकी वजह से मुर्तजा वहाब जो हैं आजकल अच्छे बच्चे नहीं समझे जा रहे। और जब ही उनको चेंज करके मॉडल चेंज किया जा रहा है कि जमात इस्लामी को थोड़ा आगे पीछे कहीं एडजस्ट कर दें। मेरी राय पार्टी के अंदर भी यही है, पब्लिकली भी यही है, हमें इस पूरे गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये सर्किस का वो घटिया गेम है जो दिहाइयों से चलता हुआ आ रहा है, और इसमें ना हमें मेयर वाली कहानी में, ना ये अमेंडमेंट वाली कहानी, हमारा कहीं पर कोई हिस्सा इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इस पूरे निज़ाम को नहीं मानते। ये तो जो अदालतें कायम हो गई हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है, ये तो सब बकवास, सब बोसीदा
होने वाला निज़ाम है। तो इसमें हमारा कोई भी किसी किस्म का किरदार नहीं होना चाहिए पीटीए का इसमें। बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब। अगर आपको लोग फॉलो करना चाहें, देखना चाहें, तो एक्स के ऊपर तो आप मौजूद हैं। कोई आपको सोशल मीडिया के ऊपर कहां पे फॉलो किया जा सकता है, अवाम आपको फॉलो करना चाहे तो? जी, मैं एक्स पे भी मौजूद हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से जो मेरे पाकिस्तान में घर वालों के साथ पैदा किए गए, उसकी वजह से कुछ मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हूँ। लेकिन अब आपके सामने हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आया हूँ। इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन पे भी वापस आऊंगा। अरसलान ताज ऑफिशियल के नाम से भी है ट्विटर पे, अरसलान घुम्मन, अरसलान ताज वैसे नाम है, तो हैंडल अरसलान घुम्मन है, वहां पे भी है। तो इंशाल्लाह जल्द अपनी स्क्रीन पे भी आएंगे। आपकी स्क्रीन से शुरुआत हुई है, तो अपनी स्क्रीन पे भी जल्द आप देखेंगे। मोस्ट वेलकम अरसलान ताज साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी जो है हमें मौका देंगे मेजबानी का, और कराची की जो पल्स है उसके बारे में हमें आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपने हमें दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन या इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है वो बना पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच अरसलान भाई, टेक केयर। थैंक यू आदिल साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।